नमस्कार। तो आज की क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का ओरिएंटेशन क्लास चल रही है और उसी क्रम में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने से पहले एक आउटलाइन और देना चाहता हूँ और कुछ प्रश्नों के जवाब भी देना चाहता हूँ उसमें। जैसे मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, इंडिया में पोर्तुगीज़ 1498 में वास्को ड गामा के रूप में आए, 1500 में लगभग, लेकिन ब्रिटिशर्स 100 साल बाद आए, तो पहले पोर्तुगीज ही क्यों आए? और पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में डच भी आ गए, तो क्या कारण था? क्या अंग्रेज कमज़ोर थे उस वक्त या आ नहीं सकते थे? तो आज का जो टॉपिक है, मैं जो समझाना जा रहा हूँ कि इंडिया में पोर्तुगीज ही क्यों आए। और एक बात और कि पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी आए, स्पेनिश नहीं आए। उन्होंने आके कॉलोनी बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस एक क्वेश्चन पे हम आज एक डिस्कशन करेंगे। इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही स्टोरी, एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं और उस स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए जनरली हम मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरुआत करते हैं तो हम यही करते हैं कि भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर वो आप प्लासी के युद्ध में चले जाते हैं 1757 में, फिर बक्सर कर लेते हैं और उसके बाद आप 1707 में, उससे पहले औरंगजेब को मार देते हैं और फिर कहते हैं कि मुगल का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया और यहाँ से फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले अगर आप थोड़ा सा यूरोप में चले जाएंगे और यूरोप में क्या कंडीशन इस वक्त है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो उसके लिए मैं आपको आज 4 चीजों पर डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, ठीक है? स्टोरी सुनाऊंगा आपको मार्को पोलो की। मार्को पोलो, although this Marco Polo is not directly related with the questions in the UPSC, but it is very much related with the event happening in the Europe, right? Marco Polo, The Traveler, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका भी नाम यही, मार्को पोलो द ट्रैवलर। उसके बाद मैंने कल वाले वीडियो में, कल वाली क्लास में भी एक चर्चा की है फ्यूडल सिस्टम की। फ्यूडल सिस्टम एंड emergence of merchant class। फिर तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, तीसरे पे बात करेंगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, fall of Constantinople, right? And then finally, discovery of sea routes। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मार्को पोलो की स्टोरी से। मार्को पोलो के जो फादर हैं, मार्को पोलो के फादर हैं, उनका मैं ये समझ लिया आपने, मैं इसको रब करता हूं अब। पीछे मैंने वर्ल्ड मैप खोला हुआ है, ये मैप जानबूझ के खोला ताकि ग्लोबल मैप पर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और हिस्ट्री पढ़ते समय जब भी आपके सामने किसी भी एरिया का, किसी भी देश का कोई नाम आता है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, वेनिस हो, जिनेवा हो, एनीथिंग, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ पे वो डालिए एरिया और वो आपको उसी पॉइंट पे ले जा करके ले जाएगा। तो आपको क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर प्लेस है कहाँ पे। तो आप देखेंगे इस एरिया में इटली से ऊपर, यहां पर फ्लोरेंस के ऊपर, ये जगह देख रहे हैं आप, वेनिस, ठीक है?
तो वेनिस के मर्चेंट्स बड़े पॉपुलर थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी एक नॉवेल हमने पढ़ी है। तो वेनिस के मर्चेंट्स बड़े पॉपुलर होते थे, और उस वक्त ट्रेड का सिस्टम क्या था मोटा मोटा, कि अगर यूरोप के लोगों को इस एरिया से, चाइना से या इंडिया से, किसी भी एरिया से कोई ट्रेड अगर करनी है, तो जनरली क्या होता था, इस सेंट्रल एरिया में, यहां पर ट्रेड का एक हब है, ठीक है, जहां बगदाद एरिया है, मेसोपोटामिया वाले में एरिया में ट्रेड का, मतलब इधर से भी कोई सामान अगर है, चाइना से कोई सामान है, इंडिया से कोई सामान है, तो वो ट्रेड होकर के अरब उसे यहां तक ले जाते थे, और इस एरिया में यहां से यूरोप के मर्चेंट आकर के उस एरिया से परचेस कर लेते थे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था। अब इसी समय क्या हुआ कि वेनिस के दो भाई, जिनका नाम था निकोलो पोलो एंड मफेलो, ये दो भाई हैं। ये दोनों भाई ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशिया के इस पार्ट में पहुंचते हैं, और यहां जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें यहां के व्यापारी दिखाई पड़ते हैं, मंगोल के व्यापारी। उनका आपस में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद वो मंगोल के जो व्यापारी थे वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो खान है, कुबलई खान, चंगेज खान के वंशज, वो बड़े कीन हैं, अगर आप हमारे एरिया में चलेंगे तो यू विल गेट मेनी मोर प्रोडक्ट्स फॉर अ ट्रेड। तो वो ट्रेडर थे चूंकि, तो दोनों भाई यहां से अपना रास्ता, वेनिस से यहां तक आए और यहां से अपना रास्ता लेकर के आगे चल दिए, और वो चाइना में यहां पे पेकिंग है, जहां पे कुबलई द ग्रेट खान जिनकी सीट है, वहां पर वो पहुंचते हैं कुबलई खान के दरबार में, और कुबलई खान से बोलते हैं, कुबलई खान को अपने यूरोप के बारे में पूरा बताते हैं कि व्हाट इज यूरोप ऑल अबाउट, हमारा शहर वेनिस कैसा है, और क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं। कुबलई ने अभी इस वक्त मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1270, अराउंड 6970 का पीरियड है एडी का। तो अभी कुबलई ने किसी रिलीजन को अभी एक्सेप्ट किया नहीं था। कुबलई वॉज ऑल्सो इन अ वेरी कंफ्यूज कंडीशन कि हम क्या करें, बुद्धिज्म को अपना लें या हम क्रिश्चियनिटी को अपना लें या हम इस्लाम को अपना लें। ठीक है, तब तक ये लोग भी पहुंचते हैं, ये अपने यूरोप के बारे में, अपने पोप के बारे में, अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। तो समहाउ कुबलई जो है थोड़ा कन्विंस होता है, वो कहता है ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, यहां से जा रहे हैं ट्रेड करते हुए वापस, आप जब जाएंगे और लौट कर आप जाइए और अपने पोप से बात करिए कि आप हमें 100 ऐसे लर्नेड लोग भेजिए जो यहां आकर के हमको आपके रिलीजन, आपकी जो आर्ट्स हैं उसके बारे में हमें आकर के समझाएं, और अगर हम कन्विंस हो जाएंगे तो ठीक है, आई कैन थिंक ऑफ दिस। ठीक है, निकोलो, अच्छा उसके बाद वो उनको अपनी एक मोहर दे देते हैं। मोहर क्या, एक तरीके से पासपोर्ट है कि आप इजीली, चूंकि ये पूरा एरिया जो है ये मंगोलों के कब्जे में है, पूरा एरिया इस वक्त चंगेज खान के वंशज मंगोलों के कब्जे में है। वो लोग वापस आते हैं, वेनिस आते हैं, क्योंकि तो मैंने आपको बताया कि 1270 में वहां गए हैं, 2-3 साल में वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो कल मैंने बताया था कि यूरोप में 1250 से लेकर के 1273 के बीच में कोई एम्परर नहीं था। तो जब वो वापस आते हैं देखते हैं कोई एम्परर है नहीं, और पोप का चुनाव भी पेंडिंग था, तो वो किससे कहेंगे भाई 100 लोग हमें भेज दीजिए। बट एनीवेज थोड़े समय वो रुके, 2 साल करीब वहां रुके, वेट किया उन्होंने नए पोप के आने का, और जब नया पोप आया तो वहां पे उनको 100 लोग ही नहीं मिले यूरोप में। यूरोप में जब 100 लोग नहीं मिले तो उन्होंने 2 प्रीस्ट तैयार किए कि चलो किसी को तो लेकर के चलेंगे वहां दरबार में जाना, चूंकि प्रॉस्परस एरिया है, ट्रेड करनी है। तो उन्होंने 2 प्रीस्ट अपने साथ लिए, और अब निकोलो का एक बेटा था जिसका नाम था मार्को पोलो। ये बेटा उनके साथ साथ चल दिया, पापा जी हम भी चलेंगे साथ में। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 5 लोग हो गए, निकोलो, मफेलो, मार्को पोलो और वो 2 प्रीस्ट। ठीक है, फिर वो वेनिस से चलते हैं, और चूंकि पेकिंग तक जाने का रास्ता यही था कि आप यूरोप से इधर तुर्की सीरी निकलेंगे, यहां से आर्मेनिया जाएंगे, फिर आप इधर पर्शियन गल्फ में आएंगे, फिर आप ये खुरसान और ये होते हुए डेजर्ट होते हुए आप वहां पहुंचेंगे। तो ये आने जाने का समय भी कम से कम 1.5-2 साल 2.5 साल आराम से लग जाता था, क्योंकि लंबा रूट है ना।
और अब वो पांचों लोग चलते हैं सेंट्रल एशिया, यहाँ पर इस जगह बगदाद आते आते वो जो दो प्रीस्ट थे वो तो रुक गए, बोले भाई हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बचे तीन लोग। वो तीनों लोग चलते 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 कुबलई खान के दरबार में पहुंचे। इस पूरे सफर में जो विशेष बात रही वो मार्को पोलो की रही। मार्को पोलो चूंकि बच्चा था 15-16 साल का, एंड ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर। वो चीज़ों को, कल्चर को, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझता चला गया। और इसी पीरियड में 1.5-2 साल के पीरियड में ट्रैवलिंग में उसने मंगोली भाषा भी सीख ली। जब वो कुबलई के दरबार में पहुंचा तो कुबलई ने देखा तो इनके 100 लोग नहीं है। ही गॉट एंगर्ड। बट मार्को पोलो से जब कुबलई ने डिस्कशन किया तो उसने देखा ये तो मंगोली भाषा में ही बात कर रहा है हमसे। तो कुबलई जो थे वो मार्को पोलो से इंप्रेस हो गए। इतना इंप्रेस हो गए मार्को पोलो से कि मार्को पोलो उसके बाद वहां 17 साल तक रहा, 17 ईयर्स तक वहां रहा। और इतना इंप्रेस हो गए कुबलई खान कि मार्को पोलो को अपने यहां गवर्नर बना दिया। अब जब गवर्नर बना दिया उन्होंने, तो गवर्नर बन गए तो मूवमेंट भी करेंगे, इधर देखेंगे, और अच्छे ऑब्जर्वर हैं ही मार्को पोलो। तो तब तक क्या हुआ, यहां पर कुबलई के ही एक फैमिली ट्री में एक दूसरा लीडर है, उसका भतीजा लगता है, उसको बोलते हैं हुलागू। हुलागू इस एरिया में था। यहां पे उसने इलखान डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, इलखान डायनेस्टी। ठीक है, हुलागू वॉज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ किंग, अपने डायनेस्टी का वो था। और हुलागू ने यहाँ पर मतलब ऐसी स्टोरी बताता हूँ आपको कि आपने किताब पढ़ी होगी अरेबियन नाइट्स करके, अगर आप पढ़ेंगे तो उस किताब में मिलेगा कि बगदाद के कैलिफ और हुलागू का आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो किस प्रकार हुलागू ने बगदाद शहर को जला दिया। ठीक है, तो हुलागू का पूरे इस एरिया पे कब्जा था। हुलागू की वाइफ खत्म हो गई। वाइफ जब खत्म हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाद आप जब दूसरी शादी करिएगा तो मेरा मन यह है कि आप अपनी ही क्लैन की किसी लड़की से शादी करिएगा। क्लैन का मतलब वही चंगेज खान, कुबलई खान, वही मंगोल में जाना था। तो उन्होंने मैसेज भेजा कुबलई खान को कि मुझे शादी करनी है अपनी क्लैन की किसी प्रिंसेस से। कुबलई खान ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने एक प्रिंसेस तलाशी वहां पे, और ये कहा कि प्रिंसेस को हुलागू के पास भेजना है। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो मार्को पोलो है और उनके फादर और चाचा, उनको भी घर जाना था, 25 साल हो गए, मतलब 17-18 साल हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप 3 लोग और ये प्रिंसेस और आपके साथ कुछ लोगों को भेज दे रहे हैं, आप इन्हें लेकर के चले जाइए, हुलागू के पास छोड़ दिए, वहां से आप अपने घर निकल जाइएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर से आ सकते थे लेकिन आ इस नहीं रहे थे कि अब यहां की स्थिति, बीच में बहुत सारे रॉबर्स, अटैकर्स। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा ये रास्ता अभी सेफ नहीं है, तो ऑल्टरनेट रास्ता तलाशना पड़ेगा। और ऑल्टरनेट रास्ता तलाशने के लिए क्या किया गया, चाइना से, यहां से साउथ चाइना से ये सी पकड़ ली। साउथ चाइना से जहाज से निकलते हैं वो लोग। ठीक है, इंडोनेशिया आते हैं। ठीक है, जहाज में वही सारे लोग, पूरी प्रिंसेस साथ में। इंडोनेशिया आए, यहां से जावा, सुमात्रा, मलेशिया, सॉरी जावा सुमात्रा से इधर आगे सीलोन में आ गए और यहां से पहुंच गए साउथ इंडिया के अंदर। तो मार्को पोलो अलोंग विद हिज फादर, चाचा जी और उस प्रिंसेस के साथ उसने साउथ इंडिया से सफर नॉर्थ इंडिया तक का किया और अच्छा समय भारत में बिताया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मार्को पोलो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। जब वो साउथ इंडिया में आ रहे हैं तो यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, यहाँ के पोर्ट्स देख रहे हैं, उनकी यहाँ का ट्रेड सिस्टम सारा देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से अरब से लोग आते हैं जहाज़ों से, ठीक है, और यहाँ से ट्रेड करके ले जाते हैं, पूरा सिस्टम देख रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम उसने जाकर के उस लेडी को, प्रिंसेस को हुलागू के पास छोड़ दिया। जब वो हुलागू के पास पहुंचे, हुलागू खत्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। प्रिंसेस पहुंच गई, तो हुलागू का बेटा था अरगांव। ठीक है, हालांकि ये आपको स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स इन अ हिस्ट्री। ठीक है, तो हुलागू खत्म हो गया तो उस प्रिंसेस की शादी तो कर दी अरगांव सर। ठीक है, और अब वो लोग निकल के वापस कहां चले गए, दोबारा से अपने एरिया वेनिस में पहुंच गए। ठीक,
25 साल बाद मार्को पोलो दोबारा वेनिस पहुंचा। 25 साल में लोग भूल जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और पार्टी में उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टी दी। नाउ दे बिकम अ रिच, गवर्नर था वहां का, ठीक है। और उसमें बताया सबको, चाइना के बारे में बताया, इंडिया के बारे में बताया, कि यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया, क्योंकि मर्चेंट क्लास वेनिस के अंदर सारा। अब इसी समय क्या हो रहा है, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि यहां पे नीचे जहां पे ये वेनिस है और ये है जिनेवा। जिनेवा और वेनिस का आपस में बैटल हो गया, और इस बैटल में क्या हुआ कि जिनोइज ने वेनिस पे हमला किया और यहां के बहुत सारे लोगों को प्रिजनर बना लिया, और उसमें से एक प्रिजनर जो था उसको लाकर के जिनेवा की जेल में डाल दिया, जो कि मार्को पोलो था। ठीक, मार्को पोलो जब जिनेवा की जेल में आ गया तो उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था मार्को पोलो द ट्रैवलर, और उस बुक में उसने अपनी पूरी वेनिस से जो यात्रा शुरू की थी, सेंट्रल एशिया होते हुए जो चाइना गया, मंगोल गया, पूरा कुबलई खान के दरबार में रहा, 17 साल गवर्नर बना, और उसके बाद फिर नीचे इंडिया से आते हुए दोबारा जब वापस वेनिस आया, उस पूरी यात्रा का वर्णन किया। और उसकी किताब में चाइना और इंडिया और इस साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट का बहुत सुंदर वर्णन किया उसने। उसने बताया, चाइना के लिए लिखा कि चाइना इज अ कंट्री ऑफ स्माइलिंग फेस। चाइना में गोल्ड है, चाइना में गन पाउडर है, चाइना में बहुत सारे पोट्रीज हैं, चाइना का सिस्टम अच्छा है, पेपर है ना, कोल है चाइना में, ये सारी बातें उसने उसमें लिखी। तो समहाउ अब वो किताब चूंकि जेल में थी, किताब लिख ली उन्होंने, कोई बात नहीं, बट किताब पब्लिश भी हो गई, बट उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में किताब नहीं आई। तो मैंने जो शुरू में आपको 4 पॉइंट बताए थे कि मैं 4 बातें बता करके डॉट कनेक्ट करूंगा, उसमें मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, मार्को पोलो द ट्रैवलर। यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आई आपको? ठीक है, मैं रिवाइज करा दूं फटाफट। निकोलो पोलो, मफेलो पोलो और मार्को पोलो, ये पहुंचे कहाँ? कुबले के दरबार में। दोबारा से जब पहुंचे वहां गवर्नर बन गए, फिर प्रिंसेस लेकर के नीचे होते हुए लागू के पास आए, दोबारा वेनिस में आए, वेनिस और जिनेवा का झगड़ा हो गया, वहां से प्रिजनर बना लिए गए और वो दोबारा जिनेवा की जेल में डाल दिए गए। वहां उन्होंने बैठ के किताब लिखी जिसका नाम था मार्को पोलो द ट्रैवलर। अब मैं दूसरी बात करता हूं आपसे। ग्रीन बोर्ड चाहिए तो अब क्या है, दूसरी बात है फ्यूडल सिस्टम। दूसरा कॉन्सेप्ट फ्यूडल सिस्टम, ये मैंने कल डिस्कस किया था, एंड इमरजेंस ऑफ मर्चेंट क्लास। तो फ्यूडल सिस्टम के डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए जो लोग कल क्लास में नहीं थे, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि हमने सेंटर फॉर एम्बिशन के चैनल पे कल ही एक 20-23 मिनट का वीडियो पड़ा है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। देयर आई हैव डिस्कस द फ्यूडल सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबिलिटी, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, वो आप वहां पे देख लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि फ्यूडल सिस्टम में क्या सिस्टम था, कि सोसाइटी के नीचे पायदान पे पीजेंट क्लास है, और उस पीजेंट क्लास की नीचे पायदान पे पीजेंट क्लास है जिनको हम लोग सर्फ के नाम से भी जानते हैं। इनकी जगह पर कब्जा कर लेता है कोई एक बड़ा पावरफुल व्यक्ति, ठीक है। उस पावरफुल व्यक्ति को हम लोग एक नाम दे देते हैं, सपोज उसको हमने कह दिया लॉर्ड बोल दिया। लॉर्ड इसलिए बोल दिया क्योंकि इनको जब इन्होंने हैरेस किया तो ये लोग उसके सामने सबमिट हो गए। तो उसने कहा कि भाई जगह हमारी है, काम आप करिए, और इस काम आप करिए, यहां से जो प्रोड्यूस करेंगे उसका एक शेयर आप हमें दे देंगे। ये कब हुआ? जब यूरोपियन सोसाइटी में डार्क एज थी।
कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी कंट्रोल करने वाली, कोई पूरी तरह क्योस था। तो जो ताकतवर था, जिसमें मसल पावर थी, वो लोगों की जगह पे ऐसे कब्जा करने लगे। तो ये बेसिकली इनको हम हिंदी में अगर बोलें और थोड़ी सी बैड लैंग्वेज में बोलें तो ये गुंडे थे, ये चोर थे, ये डकैत थे। इन्होंने गरीबों की जगह पे कब्जा कर लिया ताकत बल पे, और उस जगह के मालिक बन गए, लॉर्ड बन गए। अब थोड़े समय के बाद इसके ऊपर भी एक इससे बड़ा बॉस आ गया इसका, उसने इसको भी कब्जा कर लिया इसके ऊपर, वो बड़ा लॉर्ड हो गया। ठीक है, तो यही जो लॉर्ड थे, इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा, फ्यूडल लॉर्ड कहा। ठीक है, ये एक छोटा फ्यूडल लॉर्ड, ये उसके ऊपर बड़ा फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, और यही इनमें क्या रिलेशन था आपस में, ये बड़े फ्यूडल लॉर्ड का छोटा फ्यूडल लॉर्ड उसका वसाल स्टेट, वसाल थे। ये इतने बड़े हो गए, अभी तो मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल एक व्यक्ति के नाम से समझाया, ये इतने बड़े हो गए कि फ्रांस का वसाल स्टेट बुर्गंडी हुआ करता था। फ्रांस के ईस्ट में जाएंगे आप, ईस्टर्न साउथ एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक बुर्गंडी शहर है जो कि उसका वसाल स्टेट था। तो अब क्या होता था, वसाल का मतलब ये हो गया कि जब इसके बड़े बॉस को मिलिट्री की जरूरत होगी तो ये असिस्ट करेगा मिलिट्री में उसको, मतलब ये इसका ये सबऑर्डिनेट हो गया। इस तरह इसके ऊपर व्यवस्था होती थी, वहां ऊपर आकर के किंग आ जाता था। तो ये एक पूरा सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम। और इस फ्यूडल सिस्टम में ये नीचे पीजेंट्स थे जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे थे। और मैंने कल ये बताया था कि इन पीजेंट्स, इसी सोसाइटी में से एक क्लास और निकलता है जो खेतों में काम नहीं कर रहा है लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और उन प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सेल कर रहा है। ठीक है, और ये क्लास जो था प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करके धीरे 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 वेल्दी क्लास बन गया। और इस तरह ये क्लास निकल के आया है, उसका नाम है मर्चेंट क्लास। ठीक है, ये इतना वेल्दी क्लास हो गया मर्चेंट क्लास कि एक समय के बाद ये वसाल अपने लॉर्ड को भी फंडिंग करने लगे थोड़ी थोड़ी। जब लॉर्ड, अब देखिए तीन सिस्टम बन गए यहां पर, इस पूरे डायग्राम में आप देखेंगे, एक तो किंग आ गया सबसे ऊपर। ठीक है, और किंग के नीचे उनके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जो कि किंग को मिलिट्रीली सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फ्यूडल लॉर्ड के नीचे एक अलग क्लास है जिसको हम लोग मर्चेंट क्लास जानते हैं, और इसके नीचे सबसे नीचे जो है वो पीजेंट क्लास है। और ये मर्चेंट क्लास जो है ये वेल्दी क्लास हो गया। अब ये मर्चेंट क्लास फ्यूडल लॉर्ड्स को भी फंड करने लगा, ये मर्चेंट क्लास कई बार किंग्स को भी फंडिंग करने लगे। ये मैं आगे आपको अगली क्लास में यूरोप में जब और कॉन्फ्लिक्ट होंगे मिडाइवल एज में, तब आपको और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं इसको। ठीक है, तो इस तरह क्या वो सोसाइटी में एक मर्चेंट क्लास भी निकल करके आ गया। तो अब ध्यान रखिएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस थे ही थे, उसकी स्टोरी मार्को पोलो की बताई। अब यूरोपियन सोसाइटी में साथ साथ एक मर्चेंट क्लास का भी इमरजेंस हो गया, और मर्चेंट क्लास मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बेच रहा और धीरे 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 वेल्दी हो रहा है। यही मर्चेंट क्लास आगे चल के जब इनके पास वेल्थ की अक्यूमुलेशन हो जाएगी तो यही कैपिटलिस्ट बन जाएंगे, यही ओनर बनेंगे। ठीक है, मींस ऑफ प्रोडक्शन के ये सब ओनर बन जाएंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी में ये जो पीजेंट क्लास है ये वहीं का वहीं है। इस पीजेंट क्लास के ऊपर पूरी सोसाइटी का एक भार है। राइट, अब मैं ये मेरे आज के लेक्चर का दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं दोबारा आपको ले चलता हूं वर्ल्ड मैप पर। देखिए, ये आप देख रहे हैं इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल जो सेंटर है ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर
की कैपिटल सिटी है, या इसको वाइजेंटाइन एम्पायर भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर भी पोप है और यहां का अपना एक एम्परर है। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर रोम के साइड ऊपर साइड में है, ठीक है। अपर यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आ रहे हैं। ये एरिया ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इस्तांबुल। अब आप देखोगे कि ये सबसे एप्ट एरिया है कि यूरोप से कोई भी ट्रेडर आएगा तो वो अगर यहां से निकलना चाहे तो उसके लिए सबसे एप्ट एरिया यहां से आने का। ये सपोज अगर यूरोप से किसी को इंडिया में भी आना होगा तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही कि वो ऐसे आएगा, ऐसे होते 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 करके इंडिया में पहुंच जाएगा। दिस इज द एप्ट वे। वैसे तो मेडिटेरियन सी के थ्रू भी आते थे, शिप के थ्रू भी आते थे, रेड सी, अच्छा रेड सी, अभी सुइस कैनाल तब बना नहीं है, सुइस कैनाल बहुत बाद में बना करके, है ना। अब जब इस्तांबुल 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन तुर्क्स महमद द्वितीय ने इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जब यहां से रोम, यहां का ईस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया और यहां पर कब्जा हो गया तुर्क्स का, ऑटोमन तुर्क्स का। ऑटोमन तुर्क्स ने कहा कि भाई हम यहां से अभी ट्रेड नहीं करने देंगे आपको। उन्होंने ट्रेड का रास्ता रोक दिया। और ट्रेड हो कहां रही है? सबसे ज्यादा ट्रेड इसी तरफ हो रही है, ठीक है। चाइना, इधर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहां से ट्रेड हो रही है। अब और जब उन्होंने ये रास्ता रोक दिया तो आप समझिए कि यूरोपियन सोसाइटी के बारे में, यूरोपियन मर्चेंट्स के बारे में कुछ तारीफ तो जरूर करनी होगी कि देवर एंटरप्राइजिंग टाइप ऑफ पीपल्स, एडवेंचरस थे, जील बड़ी जबरदस्त थी उनके अंदर। मतलब आप कल्पना करिए, मैं कितनी पुरानी बात आपसे कर रहा हूं, कितनी पुरानी बात कर रहा हूं। उस वक्त कैसे लोग हिम्मत कर लेते थे कि जहाज लेकर के, उतनी टूल्स और टेक्निक नहीं है, और जहाज लेकर के इतनी दूर निकल आते थे वो, सिर्फ किस लिए? व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये जब ये रास्ता बंद हो गया, अब देखिए जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हो गया, यही पीरियड आपका कहलाता है बाद में 1453 के बाद से ही ये यहां के लोग 1000 सालों से ईस्टर्न रोमन एम्पायर था यहां। जब ये गया तो यहां के लोगों ने तुर्कों को बहुत अपोज नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा चेंज होना चाहिए था। डार्क एज में था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरा डार्क एज में था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी मोर और लेस डार्क एज में था। और सारी सभ्यताएं आपको, सारे इंटेलिजेंट लोग आपको ग्रीस में ही मिल रहे हैं। सारे चिंतक देख लीजिए, अरस्तु, प्लेटो, कोई भी ले लीजिए आप, सब आपको यहीं मिल रहे हैं। हालांकि बहुत पुराने लोग हैं, उसके बाद भी यहाँ का एक इंटेलिजेंट सेक्शन था। तो जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल उनके कब्जे में आ गए तो दीज पीपुल हैव स्टार्टेड मूविंग इन द अपर पार्ट ऑफ द यूरोप ऑल्सो। यहां का इंटेलिजेंट ब्रेन भी यहां जाने लगा, यहां का लिटरेचर भी जाने लगा, यहां का आर्ट भी जाने लगा, यहां का कल्चर भी जाने लगा। और जाकर के रेनेसा शुरू हुआ इटली में सबसे पहले, क्योंकि सारे लोग मूवमेंट करना शुरू किए। और मर्चेंट क्लास निकल आया था, मर्चेंट क्लास ने जन्म ले लिया था। इन लोगों ने ट्रेड के लिए रास्ता बंद कर दिया था। और ये जो एरिया पूरा आप देख रहे हैं, इस पीरियड में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस जो एरिया थे वो दो एरिया थे, एक ये पोर्तुगल था और दूसरा ये स्पेन था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, जो आज के लेक्चर का मेन मुद्दा है कि सी रूट्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया, मर्चेंट क्लास के जन्म लेने से एक बात और हुई, साइंस में भी डेवलपमेंट होने लगा, आर्ट में भी डेवलपमेंट होने लगा, लिटरेचर में भी डेवलपमेंट होने लगा। और अब स्कूलों में ये पढ़ाया जाने लगा कि पृथ्वी गोल है। और इसी समय जब ये रास्ता बंद हुआ तो वो मार्को पोलो की जो किताब थी, मार्को पोलो द ट्रैवलर, वो किताब डिस्कशन चर्चा में आ गई। और मर्चेंट्स ने कहा कि यार इस किताब में लिखा है कि वहां इंडिया में गोल्ड है, चाइना में गोल्ड है, सारे प्रोडक्ट हैं, हमें यहां जाना चाहिए, किसी तरह ट्रेड करना है।
और जा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि तुर्कों ने रास्ता बंद कर दिया है। ठीक है, अब पुर्तगाल और स्पेन प्रॉस्परस है। यहां के बॉयजर ने, यहां के मर्चेंट्स ने, जो एडवेंचरस प्रवृत्ति के थे, उन्होंने निकलना शुरू किया जहाज से। तो सबसे पहला जहाज पोर्तुगल से निकलता है और वो पहला जहाज यहां तक पहुंच करके खोज कर लेता है 1446 में। देखिए 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया, तुर्क आ गए, और 1453 में, ये 1453 में गिरा है वो, 1446 में उससे थोड़ा सा पहले ही कुछ, क्योंकि यहां रास्ता कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लोग निकल करके आए और उन्होंने पहली जो खोज की वो यहां पे केप ऑफ वर्डे, इसकी खोज की उसने। ठीक है, जब रेनेसा शुरू होने लगा तो उसके 40 इयर्स बाद फिर पुर्तगाल से एक बॉयजर निकलता है और वो नीचे साउथ तक पहुंच जाता है और केप ऑफ गुड होप की खोज कर लेता है। ठीक है, पहला यहां आया बर्डे तक, दूसरा बॉयजर जो आया केप ऑफ गुड होप तक आ गया। केप ऑफ गुड होप, गुड होप मतलब अब उन्हें कुछ होप दिखाई पड़ रही है कि, और इसका नाम था बार्थिलो डिमियाज। ये पहुंचा यहां पर केप ऑफ बर्डे 1446 में, उसके 40 साल 1486 में केप ऑफ गुड होप तक पता कर लिया। पुर्तगाल से बॉयजर जा रहे थे, स्पेन के बॉयजर ने कहा भाई हमें भी जाना है। तो स्पेन में एक मर्चेंट है, एक एडवेंचरर है, जिसका नाम है कोलंबस। कोलंबस ने अपने किंग फर्दिनांद से रिक्वेस्ट की कि हमें भी जाने दिया जाए, हमें भी ट्रेड करनी है। तो उनको पता था कि कहीं ईस्ट में इंडिया है, वहां पहुंचना है और पृथ्वी गोल है। तो उसने कहा कहीं भी निकलेंगे, अगर गोल है पृथ्वी तो हम कहीं भी निकलेंगे तो हम घूम करके पहुंच जाएंगे वहां पर। अगर हम इस तरफ निकलेंगे, जाना तो इधर है, इधर से नहीं जाने दे रहे तुर्क हमको, हम इधर से भी निकलेंगे तो घूमते हुए इंडिया पहुंच जाएंगे। तो कोलंबस यहां से उसको परमिशन मिलती है और 3 जहाज और 88 लोगों को लेकर के निकलता है कोलंबस। और कोलंबस 1492 में इस एरिया में पहुंचता है। 1492 में वो जैसे इस एरिया में पहुंचता है उसे लैंड दिखाई पड़ती है, वो कहता अरे इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, एशिया मिल गया हमको। ठीक है, और वो यहां तक पहुंचने के बाद दोबारा स्पेन आता है और बताता है कि इंडिया हमने तलाश लिया है। अब चूंकि ये इंडिया वेस्ट में, ये वेस्ट में आइलैंड मिले, इसलिए इन आइलैंड को आज भी वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। कोलंबस तो खत्म हो गया, उसको लगा उसने इंडिया तलाश लिया, लेकिन एक्चुअली में कोलंबस ने इंडिया नहीं तलाशी। कोलंबस अमेरिका में भी नहीं पहुंचा, कोलंबस इन्हीं आइलैंड्स पे जाकर के अटक गया। और यहां पे जो लोग उसे मिले वो आज रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको लगा ये तो इंडियन है यहाँ पे, तो रेड इंडियन के नाम से वो लोग आज भी जाने जाते हैं। बट 1492 में कोलंबस इधर आ गया वेस्ट इंडीज, और उसके थोड़े समय के बाद पुर्तगाली अगला एक बॉयजर जो है, चूंकि अब गुड होप तक तो पहुंच ही गए थे, वो निकलता है इससे आगे 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 इंडिया के मालाबार कोस्ट पे पहुंचता है, कालीकट पे। और उस बॉयजर का नाम है 1498 में बास्को डिगामा। ध्यान रखिएगा, बास्को डिगामा पोर्तुगीज था, बार्थिलो डिमियाज पोर्तुगीज था, और ये स्पेनिश था कोलंबस। ठीक है, तो इस तरह 1498 में भारत की खोज कर ली पुर्तगालियों ने, और 1492 में स्पेनिश ने वेस्ट इंडीज या सेंट्रल अमेरिका की इसकी खोज कर ली। राइट, अब यहां पर क्या हुआ, अब देखिए समझिए, जो मैं शुरू में मैंने लेक्चर की बात की थी कि पुर्तगाली ही पहले क्यों आए, तो उसका रीजन तो ये समझ लीजिए कि आप पुर्तगाली पहले क्यों आए। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और आ गई। जब ये दोनों बॉयजर्स, चूंकि स्पेन और पुर्तगाल आपस में आसपास ही हैं, यहां के जब मर्चेंट्स निकलने लगे बाहर तो इनके भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे कि अब हम कहां जाएगा, कोई किधर जाएगा, किस एरिया पे कब्जा करेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उनके पोप जो थे वो सामने निकल के आए। पोप ने कहा भाई लड़ो मत, लेट मी हैंडल द सिचुएशन,
मैं बताता हूं कौन कैसे कहां जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर समझाता हूं कि पोप ने क्या किया। पोप ने अटलांटिक ओशियन में समवेयर, अगर आप यहां गूगल करेंगे थोड़ा सा इसको, उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे कहीं पे एजोर आइलैंड है। एजोर, AZORE आइलैंड्स। ठीक है, पोप ने कहा देखो भाई आपस में मत झगड़ो, और उसने क्या किया, पोप ने नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना दी और ये कहा कि इस एज्योर आइलैंड से 300 माइल इस तरफ, 300 माइल्स इस तरफ, 300 माइल के इस तरफ का एरिया जो है वो स्पेनिश का रहेगा, स्पेन का रहेगा। और 300 और उस पॉइंट के, इस पॉइंट के इधर का जितना भी एरिया है वो पुर्तगालियों का रहेगा। उन्होंने कहा भाई अपना यूरोप छोड़ करके, अपना एरिया छोड़ करके नीचे पुर्तगाली इस इमेजिनरी लाइन के लेफ्ट साइड में जाएंगे, वो पूरा एरिया पुर्तगालियों का है, और राइट साइड में जाएंगे वो पूरा एरिया स्पेनिश का है। सो दिस इज द रीजन कि इंडिया में कभी स्पेनिश नहीं आए, कॉलोनी बनाने के लिए नहीं आए। पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन स्पेनिश नहीं आए। और उसी तरह पुर्तगाली इधर नहीं गए, इधर स्पेनिश चले गए। तो अगर आप देखेंगे ये पूरा एरिया स्पेनिश कॉलोनी बना बाद में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनी, आज भी वहां का कल्चर, वहां के लोग आपको मिलते हैं यहाँ पर। स्पेनिश इज अ मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इन दिस एरिया, राइट। तो इस तरह तो पोप ने ये वाला कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने दूर कर दिया। अब जरा और थोड़ा सा समझिए कि जब ये कोलंबस वापस गया तो उसने यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया। अब अगला स्पेनिश जो है वो यहाँ, स्पेन यहाँ आ रहा है, स्पेनिश बोयाज, एक मतलब बोयाज फिर से आ रहा है दोबारा, उसका नाम है, कैप्टन का नाम है कॉट्स। ठीक है, ये आते हैं और ये यहां पर आकर के, ये और एक दूसरा और है इनके साथ साथ, उसका नाम है पिजारो। ठीक है, यहां पे माया सिविलाइजेशन, पेरू, इस पूरे एरिया पे कब्जा कर लेते हैं और इसको स्पेन का एरिया घोषित कर देते हैं। और यहां पे उनको बहुत सारा गोल्ड, कॉपर मिलता है जिसको वो लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे दो आपको एम्पायर मिलेंगे, एक एज़टेक एम्पायर है और एक पेरू। उन दोनों को खत्म कर देते हैं ये लोग और सारा गोल्ड जो है स्पेन ले जाते हैं। अब जब सारा गोल्ड और सिल्वर स्पेन में पहुंच गया तो स्पेन तो बहुत रिच हो गया। जब स्पेन रिच हो गया तो वहां की पूरा एरिया रिच होने लगा, धीरे धीरे भाई इकोनॉमी घूमने लगी। अब पता चला डच लोगों को ऊपर, अरे ये तो कमाल हो गया, तो डच भी अपना जहाज बेड़ा लेकर के निकले। उन्होंने कहा हम जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब उनके लोग भी निकलने लगे लड़ झगड़ के, और वो कहां आए, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकते, इधर स्पेनिश जाएगा। ठीक है, स्पेनिश ने जाने भी नहीं दिया, क्योंकि स्पेनिश आर्माडास थे और इनके सी पायरेट्स थे, तो इतना आसान नहीं था कि आपको जहाज लेकर के आप समुद्र में निकल जाएंगे, पकड़ लेते थे वो। तो डच जो है वो उधर ना जाकर के सीधे भारत में आ गए। तो पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर लगा इंग्लैंड को भी यार हम भी चले, वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वहां से निकल के आ गए, इंग्लैंड वाले भी आ गए। ये जो इंग्लैंड वाले लोग आए, ये वो मर्चेंट्स थे जिन्होंने 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो इंग्लैंड के लोग उस कंपनी को बना करके वो लोग यहां पर व्यापार करने के लिए आए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि 1500 में पुर्तगाली आए, 1600 में इंग्लिश आए और उसके बीच में डच आ गए। ठीक है, फिर आप आगे हम आपको बताएंगे कैसे उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो आज के लेक्चर में मुझे आपको यही बताना था कि क्यों पुर्तगाली ही इंडिया आए, स्पेनिश क्यों नहीं आए, नंबर 1। डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स क्यों करना पड़ा, क्यों, क्या उसके पीछे कारण था, कारण क्या था उसके पीछे, एक तो एमरजेंस ऑफ मर्चेंट क्लास, और दूसरा मार्को पोलो की लिखी हुई किताब जिसमें इस एरिया के बारे में, इस एरिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको थोड़ा सा लाइट उसमें कम डिस्कस किया क्योंकि कल मैं उसे डिस्कस कर चुका था। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसको वहां से देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन आज के इसमें क्लास में? तो अब आप जब मॉडर्न हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे यहां से,
तब आप आगे शुरू करिए कि आप दिमाग में क्लियर है कि भाई पुर्तगाली यहाँ कैसे आ गए, स्पेनिश उधर कैसे पहुंच गए। अब आप यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे और 1500 के बाद 1510 में गोवा पे पुर्तगाली कब्जा कर लेंगे। ठीक है, दमन द्वीप सब चलता चला है, गोवा अभी आजाद हुआ, आजाद क्या गोवा को अभी छोड़ा है। तो अगर आप गोवा विजिट करने जाएंगे, कभी घूमने जाते ही हैं छुट्टियों में, तो आप देखेंगे वहां पे आपको पोर्तुगीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मकान मिलेंगे, बहुत सारी कॉलोनी उसी कॉन्सेप्ट पे आपको मिल रही है। राइट, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।